नमस्कार प्रिय छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सब बेहद स्वस्थ और कुशल होंगे। इस बहुप्रतिष्ठित संस्थान सक्सेस स्क्वायर में आप सभी का हृदय से स्वागत है। छात्रों, आज हम इस वर्ण विचार की ही श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसमें कुछ और कड़ियाँ जोड़ेंगे और विभिन्न प्रकार के जो व्यंजन हैं, साथ ही जिन व्यंजनों का उच्चारण या वर्णों का उच्चारण होता है उसमें प्राणवायु की मात्रा, साथ ही कंपन इत्यादि के आदि पर भी ध्यान देते हुए हम वर्णों को आज समझेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा देखिए, उक्षिप्त व्यंजन यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है छात्रों, उक्षिप्त व्यंजन वर्ण विचार के अंतर्गत ही हम आज कर रहे हैं उक्षिप्त व्यंजन। नाम से देखिए स्पष्ट हो रहा है उक्षिप्त। अगर हम हिंदी के अंतर्गत स्वन विज्ञान की बात करें या फिर हम स्वनिम की बात करें तो उसमें ऐसी अवधारणा है या ऐसा कहा जाता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ जो है वो मूर्धा को स्पर्श करते हुए झटके से आगे की तरफ गिरे, उसे कहा जाता है उक्षिप्त व्यंजन। और क्योंकि ये ट वर्ग से संबंधित होते हैं तो ट वर्ग का जो डमरू वाला ड और ढक्कन वाला ढ है, अगर इन्हीं दोनों वर्णों के नीचे बिंदु का प्रयोग हो जाए तो उच्चारण में भी परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें हम देख क्या रहे हैं कि वर्ण तो एक ही है, परंतु एक छोटे से बिंदु लगने के कारण उच्चारण में परिवर्तन हो गया। तो इसी गुण के कारण इन व्यंजन को अर्थात उक्षिप्त व्यंजन को द्विगुण व्यंजन की भी संज्ञा दी जाती है। जैसे परिभाषा में वर्णित है, आप ध्यान दीजिए, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे को आए, उक्षिप्त व्यंजन, उन्हें उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ट वर्ग को उक्षिप्त वर्ग भी कहते हैं। इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि इनके दो गुण हो जाते हैं उच्चारण में परिवर्तन के आधार पर, है ना। तो इसलिए कह दिया जाता है इनको द्विगुण व्यंजन। जैसे देखिए, डमरू वाले ड के नीचे अगर बिंदु लग जाए, ढक्कन वाले ढ के नीचे बिंदु लग जाए तो अब इनके ना उच्चारण में भी परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे देखिए, अगर मैंने कहा सड़क, पढ़, अब सड़क का उच्चारण मैं ड़ कर रही हूं, ड नहीं, सड़क नहीं कहूंगी। पढ़ को पढ़ ही कहूंगी, पढ़ नहीं कहूंगी। आपको स्पष्ट हो रहा होगा छात्रों के उच्चारण में परिवर्तन हो गया। और इसी परिवर्तन या इन्हीं दो गुणों के मतलब उच्चारण दो प्रकार से हो गया, तो इसी कारण इन्हें द्विगुण या उक्षिप्त व्यंजन भी कहे जाते हैं। अब आप लोगों को एक छोटा सा गृह कार्य दूंगी। इन दोनों उक्षिप्त व्यंजनों से आप 5-5 शब्दों का निर्माण कीजिएगा। मतलब 5-5 शब्द होता था ना, आप लोग विद्यालय में भी पढ़ते समय पाठ्य पुस्तिका पढ़ते थे तो उसमें भी आता था कि द्विगुण व्यंजनों से निर्मित 5-5 शब्दों की सूची बनाएं या 5-5 शब्दों को लिखें। तो ठीक इसी प्रकार आप लोग भी प्रयास कीजिएगा, ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे, है ना बेटा। और यहाँ पर एक बात थोड़ी सी और बता दूं, अक्सर ड़ जिन शब्दों में पाया जाता है ना वो देशज शब्द होते हैं। सारे तो नहीं पर अधिकतर की बात कर रही हूँ। तो एक देशज शब्द की पहचान भी हो सकती है, इस आधार पर आप ध्यान दे सकते हैं कि ऐसे शब्द जो होते हैं वो देशज शब्द होते हैं। और हमेशा उच्चारण पर ध्यान रखिए कि ड़ उच्चारण किया जाए। अब इसी उच्चारण को, ठीक है, इसी उच्चारण को दर्शाने के लिए कि जैसे हमने सड़क को सड़क कहा, सड़क नहीं कहा, तो ये उच्चारण कैसे संभव हो पाएगा? तो इस बिंदु लगाने के कारण ये उच्चारण जो है वो संभव हो सका। अगर मैंने इस प्रकार लिखा तो आप इसको पढ़ेंगे सड़क। अगर कोई बच्चा ऐसे पढ़ेगा तो मैं कहूंगी गलती है, तो इसको सुधारने के लिए बिंदु। अब उच्चारण में परिवर्तन, सड़क हो गया। ठीक इसी प्रकार रोड, कहते हैं वो तो फला व्यक्ति तो राह का रोड़ा है, रोड़ा। अब देखिए इन दोनों के उच्चारण में अंतर आप लोगों को देखने को प्राप्त हो रहा है। एक रोड है सड़क वाला और दूसरा क्या है, राह का रोड़ा। तो यहाँ पे रोड़ा शब्द आपको मिल रहा है।
रोडा इसे नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, रोड़ा कहेंगे। तो उच्चारण में अंतर तो बोलते समय तो बहुत अच्छे से स्पष्ट होता है, परंतु लिखते समय और पढ़ते समय इसी उच्चारण को सही रूप से दर्शाने के लिए लिखित रूप में बिंदु का प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को। आइए थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब आते हैं वर्णों के वर्गीकरण पर आते हैं, वर्णों के वर्गीकरण पर। अब किस आधार पर, एक तो हम घोषत्व के आधार पर करेंगे, सबसे पहले उसको देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम सघोष और अघोष व्यंजन पढ़ेंगे। अब ये जो घोष शब्द आप लोग देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, घोष का अर्थ कंपन होता है, मतलब वाइब्रेशन। बेटा कुछ ऐसे वर्ण होते हैं ना कि जिनके उच्चारण में हमारी स्वर तंत्री मतलब वोकल कार्ड यहाँ पर वाइब्रेशन होती है, और कुछ ऐसे भी अक्षर होते हैं जिनमें वाइब्रेशन घोष या कंपन, या फिर हम उसको कई बार नाद शब्द का भी प्रयोग करते हैं या झंकार शब्द का भी प्रयोग करते हैं। नाद मतलब गूंजना या फिर झंकार, इसका भी प्रयोग करते हैं, इसका भी प्रयोग करते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होती है, और कुछ ऐसे कुछ वर्णों के उच्चारण ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झंकार, कंपन या नाद नहीं होती, बल्कि हवा बाहर निकलती है। अब ये हम कैसे निर्धारित करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा, तो आइए इसके लिए इसे समझते हैं। सबसे पहले अगर आप ध्यान दें तो इन्हें दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला हमारा क्या है, अघोष व्यंजन है। अघोष व्यंजन क्या होता है, एक बार इसे देखते हैं बेटा। देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न ना हो। अब देखिए यहाँ पर अघोष है ना, तो घोष का मतलब जैसा अभी मैंने बताया कंपन होता है, और इसी में अ उपसर्ग लग गया। अ का अर्थ होता है नहीं, अ का अर्थ क्या होता है, नहीं। तो जिसमें कंपन नहीं है, आप अपनी सुविधा के लिए इस प्रकार समझ सकते हैं, जिसमें कंपन नहीं है वही क्या है, हमारा अघोष है। मतलब स्वर तंत्रियों में जब कंपन न हो तो वो क्या हो गया, अघोष। उदाहरण के लिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न न हो उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे इसका एक ट्रिक है, याद करने का एक नियम है, क्या है कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन क्या होता है, वो ऐसे याद रखना, पहला और दूसरा व्यंजन क्या होता है, वो अघोष होता है। उसके साथ साथ श, श और स ये भी क्या होता है, अघोष होता है। तो ये एक तरीका है, ये ध्यान रखेंगे। आपको ऐसे ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और जमा में श, श और स। तो इस प्रकार से ना आप एक चीज मोटे मोटे रूप से देखेंगे, इनकी संख्या जो हुई ना बेटा वो 13 हुई, क्योंकि प्रत्येक में से दो दो हमने ले लिए तो 10 ये हो गए, जमा 3 13 हो गए। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं कि अघोष व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। आइए अगली स्लाइड में हम बढ़ते हैं और देखते हैं। अगली स्लाइड जो है वो सघोष या फिर घोष व्यंजन, सघोष या फिर घोष व्यंजन। नाम से स्पष्ट हो रहा है, स का मतलब होता है सहित या साथ। स का अर्थ होता है सहित या साथ, अर्थात कंपन के साथ या घोष के साथ, कंपन के साथ या घोष के साथ, ये हो गए। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय से ना बहुत सारे कह सकते हैं शब्दों का अर्थ तो स्पष्ट होता ही होता है, बहुत सारी कह सकते हैं तथ्यों की अवधारणा भी स्पष्ट हो जाती है, कॉन्सेप्ट भी काफी हद तक क्लियर हो जाता है। शॉर्टकट में याद रखने का ये बहुत अच्छा तरीका है। सघोष मतलब कंपन के साथ, अघोष मतलब कंपन के बिना, ऐसे याद रखा जा सकता है। अब यहाँ परिभाषा में वर्णित है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न होता है, कंपन के साथ कंपन उत्पन्न होता है, उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। ये घोष व्यंजन भी कहलाते हैं। घोष का अर्थ होता है गूंजना। जैसे हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन और साथ में अंतस्थ व्यंजन और ह,
ये क्या होते हैं, ये सब के सब होते हैं घोष व्यंजन। ऐसे आप याद रख लीजिएगा कि प्रत्येक वर्ग का आपका कौन सा, देखिए बेटा, तीसरा व्यंजन, चौथा व्यंजन और पांचवा व्यंजन, ये हो गया। इसके अतिरिक्त आपका य, र, ल, और व, ये चार हो गए। देखिए इनकी संख्या 15, इनकी संख्या 4। और अब आगे ध्यान दीजिए ह, जो कि हमारा ऊष्म व्यंजन का है ह। और साथ में एक चीज और ये भी बता दो, जितने भी स्वर हैं, कितने स्वर हैं, सारे स्वर, स्वर ये कितने हैं, 11 हैं। अब यहां से अगर आप लोग गिनती देखेंगे तो कुल 31 जो हैं वो निकल के आ रहे हैं। तो सघोष व्यंजनों की संख्या कितनी है, 31। देखिए 15, 4, 11 और 1। तो ये आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा कि ये कुल कितने हो गए, 31। इनकी संख्या कितनी हो गई, 31 हो गई। आइए बेटा अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली स्लाइड को। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्राणत्व। प्राणत्व का अर्थ अगर इसकी बात करूं तो जिन वर्णों के उच्चारण में जो प्राण वायु है या श्वास वायु है, प्राण वायु अर्थात हम कुछ भी बोलते हैं, किसी भी अक्षर का उच्चारण करते हैं या शब्द का उच्चारण करते हैं, तो किसी भी वर्ण के उच्चारण में या तो प्राण वायु मतलब जो हमारी सांस होती है, जो अंतःस्थल से निकलकर और बाहर आती है, या तो कम निकलेगी या फिर ज्यादा निकलेगी। तो इसी कम और अधिक के आधार पर हमने वर्णों को दो भागों में बांट दिया है। सीधा सा कहने का तात्पर्य यह है, प्राणत्व या फिर श्वास वायु या प्राण वायु के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांट दिया जाता है। पहले को हम कहते हैं अल्प प्राण और दूसरे को कहते हैं महाप्राण। अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं, अल्प प्राण वर्ण वो होते हैं जिनके उच्चारण में प्राण वायु या श्वास वायु की मात्रा कम निकलती है, अल्प निकलती है, उन्हें कहा जाता है अल्प प्राण। अब आइए देखिए परिभाषा के माध्यम से भी हम इसे समझते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन साथ में अंतस्थ, अंतस्थ मतलब य, र, ल और व, ये हो गए। तो ये हमारे क्या होते हैं, और साथ में यहाँ पे स्वर, अनुस्वार, तो ये सबके सब क्या हो जाते हैं हमारे, ये हो जाते हैं अल्प प्राण। अब इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए पहला व्यंजन, तीसरा व्यंजन और पांचवा व्यंजन प्रत्येक वर्ग का, मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है, इनमें से तो 15 बेटा आपके यहाँ पर हो जाते हैं। अल्प प्राण की बात कर रही हूं। फिर उसके बाद हमारे क्या हो गए, य, र, ल और व, इनकी संख्या कितनी है बेटा, 4 है। अब स्वर हैं तो स्वर आपके 11 हैं, ये ध्यान दीजिए। अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब बिंदु, ये एक हो गया। तो याद रखने का ये तरीका होता है कि 1, 3, 5 अंतस्थ और स्वर, ऐसे आप याद रख सकते हैं कि ये क्या हो गए हमारे अल्प प्राण हो गए, अर्थात इनके उच्चारण में हवा की जो मात्रा है वो कम निकलेगी। ठीक है, कई छात्रों के साथ ना एक समस्या होती है, जैसे वो द ध लिखने में गलती करते हैं, या दूल्हा है शब्द तो उसको दूल्हा बोल देते हैं। तो द जब हम बोलते हैं तो द के उच्चारण में हवा की मात्रा कम निकलती है, परंतु जब ध बोलते हैं तो उसके उच्चारण में हवा जो है वो अधिक निकलती है। तो जिनके साथ ऐसी गलती होती है, खासकर ना कि द ध ब भ ये सारी गलतियां होती हैं, वो ध्यान रखें कि ब के उच्चारण में हवा कम निकलेगी, भ के उच्चारण में हवा ज्यादा निकलेगी। तो इस प्रकार से वो अपना उच्चारण भी सुधार सकते हैं, साथ ही साथ लिखने के समय जो वर्तनी त्रुटियां होती हैं वो भी सुधर सकती हैं। परंतु इन विशेष नियमों को ध्यान रखना है, ये जो ट्रिक आपको बताई जा रही है इसका ध्यान रखना आवश्यक है, तो लिखते समय भी गलती नहीं होगी। आइए बेटा अगली स्लाइड की ओर हम बढ़ते हैं। अब आते हैं महाप्राण व्यंजन पर। ये ध्यान दीजिए, महाप्राण, अल्प प्राण हमने पढ़ लिया था, महाप्राण।
स्पष्ट हो गया होगा कि जिनके उच्चारण में, जिन व्यंजनों के या जिन वर्णों के उच्चारण में हवा की मात्रा अधिक निकलती है। ये परिभाषा में भी ऐसा वर्णित है, ये देखिए लिखा हुआ है, अधिक निकले उन्हें। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उन्हें महाप्राण कहते हैं। जैसे हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, साथ में ऊष्म व्यंजन और विसर्ग, ये क्या होते हैं? ये हमारे महाप्राण होते हैं। ऐसे याद कर सकते हैं कि दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण ये क्या हो जाते हैं? महाप्राण। एक बहुत आसान सा तरीका, जब मैं विद्यालय में पढ़ाती थी तो मैं बताती थी कि ये हमारा पंजा है, तो अगर इसको हम गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो मैं बच्चों से कहती थी अपनी कॉपी पर ये हथेली बना लीजिए, ये पंजा बना लीजिए। अब वो खाली जगह बची है तो ये अल्प प्राण, ठीक है, पहला, तीसरा अल्प प्राण और पांचवा अल्प प्राण, दूसरा और चौथा महाप्राण। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप चाहें तो अक्षरों को लिख भी सकते हैं कि जैसे क, च, ट, त, प, इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर जो तीसरा है उसको लिख सकते हैं कि ग है ना, ज है, इस प्रकार से करके आप लिख सकते हैं। फिर पांचवा, तो ये ना याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है और मनोरंजक भी ये विधि होती है। अब यहाँ पे देखिए पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा हो गया, उसके साथ हमारे ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? श, इसको कहते हैं तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य स और ह, 4 ये हो गए। और अब उसके बाद आपका विसर्ग आ जा रहा है, अह जिसे हम कहते हैं, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से आप लोग भली भांति याद रख सकते हैं। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अयोगवाह को देखते हैं। वैसे तो पिछली कक्षा की बात की जाए तो अनुस्वार मैंने बता दिया था। आज उसी श्रृंखला में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आज विसर्ग को भी समझेंगे। देखिए जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अयोगवाह आप देख रहे हैं। इसको समझाती हूँ बेटा, ये है क्या? जब अयोगवाह की बात कर रहे हैं तो योग है इसमें मूल शब्द। योग क्या है? इसमें मूल शब्द है। योग का अर्थ होता है जुड़ना। योग का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। योगा वाला योगा तो आप लोगों को पता ही होगा। तो योग का अर्थ क्या होता है? जुड़ना या जोड़, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, जोड़। अ का अर्थ अ उपसर्ग के रूप में जुड़ा है, इसका अर्थ है यहाँ पे नहीं या बिना। वाह जो है ये प्रत्यय के रूप में है। साधारण भाषा में मैं समझाने के लिए आप लोगों को कह सकती हूँ वाहक। तो अब ये अपनी परिभाषा अपने आप में व्यक्त कर रहा है ये शब्द अयोगवाह। तो योग का मतलब जुड़ना या जोड़, अ का मतलब नहीं, वाह का मतलब वाहक। तो जुड़ूंगा नहीं फिर भी वाहक रहूंगा, अर्थात जब काम पड़ेगा तो साथ दे दूंगा, पर मैं जुड़ के नहीं रहूंगा। तो अयोगवाह भी कुछ बिल्कुल इसी प्रकार से होते हैं। जैसे अगर हम अपने भारत की अंतरराष्ट्रीय नीति की बात करें तो भारत एक गुट निरपेक्ष देश है ना। तो वो ना तो खुल के अमेरिका की तरफ है, ना तो खुल के रशिया की तरफ है। जिससे सहायता लेनी है ले लेता है, जिसको देनी है दे देता है। ना तो वो नाटो का हिस्सा है और ना ही हमारे ना तो रशिया का हिस्सा है, दोनों में से कहीं का नहीं है मुख्य रूप से। वैसे रशिया से अच्छी मित्रता अवश्य है, परंतु संगठन में शामिल नहीं है, गुट निरपेक्ष है। ठीक, ये अयोगवाह शब्द भी ना बेटा बिल्कुल उसी तरह है, ये गुट निरपेक्ष है। अर्थात जो वर्ण न स्वर में आए और न ही व्यंजन में आए उन्हें कहा जाता है अयोगवाह। अर्थात ऐसे वर्ण जो न स्वर में आते हैं और न ही व्यंजन में आते हैं उन्हें कहते हैं अयोगवाह। पर जब जिसको जैसी जरूरत पड़ती है साथ दे देते हैं। आइए परिभाषा आप ध्यान दीजिए। परंपरा के अनुसार अंग और अह को स्वरों के साथ रखा जाता है। इनका उच्चारण व्यंजनों की भांति अस्वर के साथ होता है, इसलिए इन्हें स्वर से अलग माना जाता है, किंतु ये व्यंजन के लिए उच्चारण वहन करते हैं। अतः इनमें स्वर तथा व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह को स्वर तथा व्यंजन के बीच की कड़ी
कहा जाता है। अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं। बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, ये तो रही परिभाषा की बात जो यहाँ पर वर्णित है। तकनीकी रूप से देखा जाए तो जो अनुस्वार अर्थात जो बिंदु है वो मूल रूप से व्यंजन में आते हैं, और जो हमारा विसर्ग है इसको ऐसा माना जाता है कि ये स्वर में आते हैं। तो ऐसे आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात को। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अरबी और फारसी। इसके ना मैं कुछ उदाहरण दे दूं एक बार अंग और अह के, जैसे अनुस्वार और विसर्ग, इन दोनों के उदाहरण दे दूं। जैसे देखिए किसी का नाम अंकित है, तो यहाँ ध्यान दीजिए अंग की मात्रा है। इसके साथ पंखा है, यह ध्यान दीजिए पंखा में भी अंग है। मैंने कहा प्रातः, यहाँ विसर्ग है। अतः ये विसर्ग युक्त है। तो प्रातः और अतः जो कि विसर्ग युक्त ये दोनों शब्द हैं, ये निश्चित रूप से दोनों के दोनों तत्सम या संस्कृत के शब्द हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और रही बात बाकी की इनकी अनुस्वार की, तो ये तद्भव और तत्सम दोनों में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु विसर्ग युक्त जो शब्द होते हैं वो 100% तत्सम शब्द ही होते हैं। नवनिर्मित ध्वनियां, विदेश से आगत ध्वनियां या गृहीत ध्वनियां, या कई बार इसको आगत व्यंजन भी कह देते हैं। अगर कहीं ऐसा वर्णित है तो ये ध्यान रखिएगा। या फिर हाँ, आगत व्यंजन जो है वो उच्चारित कर दिया जाता है। देखते हैं अब ये क्या है। आप लोगों को पता होगा कि अगर हम अपने देश की बात करते हैं तो हमारे देश में समय समय पर विदेशी आक्रमण होते रहे, और उसके प्रभाव से ना हिंदी भाषा में तमाम विदेशी भाषाओं के शब्द शामिल हो गए, या विदेशी ध्वनियां जो है वो शामिल हो गई, और धीरे धीरे वो हमारी ही हिंदी भाषा में ऐसे घुल मिल गई जैसे दूध में पानी या दूध में चीनी, कुछ इस प्रकार आप कह सकते हैं। तो बिल्कुल दोनों एकदम मिलजुल गई। तो कुछ ऐसी ही ध्वनियां जो कि हिंदी भाषा की तो नहीं है, परंतु वो क्या है, विदेशी ध्वनियां हैं, विदेशों से ग्रहण की गई हैं, जो आज हमारी हिंदी भाषा का एक अभिन्न अंग बन गई हैं, उन्हें ही हम कहते हैं आगत ध्वनियां, आगत व्यंजन भी कहते हैं। इसमें हम दो बातें पढ़ेंगे। पहला तो जो अरबी फारसी से निर्मित है उसे कहते हैं नुक्ता, नुक्ता एक ये पढ़ेंगे, और एक अंग्रेजी से आगत है, जैसे आम बोलचाल में, या जैसे कहते हैं ना हम जब हिंदी बोलते हैं तो कॉलेज आज जाना है, इस प्रकार से क्या कर रहे हो आजकल, मैं लॉ कर रहा हूँ। तो अब जैसे कॉलेज है, लॉ है, वाटर है, डॉटर है, ऐसे शब्दों का प्रयोग हम धड़ल्ले से करते हैं। तो यही सारे शब्द क्या हैं, इन्हें ही हम कहते हैं आगत शब्द, विदेशी ध्वनियां। एक एक करके क्रम से समझते हैं। सबसे पहले हम नुक्ता समझेंगे जो कि अरबी फारसी की ध्वनियां हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है, उर्दू भाषा के शब्दों का सही सही उच्चारण देने के लिए कुछ व्यंजनों जैसे क, ख, ग, ज, फ के नीचे तल बिंदु या नुक्ता का प्रयोग किया जाता है, उन्हें आगत व्यंजन या विदेशी व्यंजन भी कहते हैं। जैसे जिंदगी, किस्मत, गजल, ख्वाब, जरा आदि। अब देखिए नुक्ता का अगर प्रयोग ना हो तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा मुझे जरा सा दूध दो, जरा, तब इसका प्रयोग करेंगे। फला व्यक्ति जरा से पीड़ित है, तो इस जरा का मतलब बुढ़ापा। तो एक जरा का अर्थ क्या है, कम, अल्प, और इस जरा का अर्थ जो नहीं जो, जरा का अर्थ बुढ़ापा, बुढ़ापा, ये ध्यान दीजिए। तो ये शब्दों का देखिए एक नुक्ता लगने के कारण कैसे अर्थ में परिवर्तन हो गया। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। ठीक इसी प्रकार से खाना और खाना, ख के नीचे नुक्ता। तो एक खाना क्या है, भोजन वाला है, ये ध्यान दीजिए, भोजन वाला। और दूसरा खाना क्या है, जैसे शेल्फ या ड्रॉर्स होते हैं ना, कि उस खाने में पुस्तक रखी है, तो इन दोनों में अंतर है, ये ध्यान दीजिए। तो खाना भोजन वाला और दूसरा खाना
जो अरबी फारसी का शब्द है या उर्दू का शब्द है उसके अंतर्गत शेल्फ कह लीजिए, ड्रॉर कह लीजिए, ये सब है ना, ये आप देख रहे हैं। जैसे एक और उदाहरण देखिए, तेज, तेज। तो तेज मतलब फास्ट, नुक्ता युक्त जो है पहले वाला, और बिना नुक्ता वाला तेज, इसका अर्थ होता है चमक, जैसे ऋषि मुनियों के मस्तक पर तेज होता है। तो ये स्पष्ट हो गया। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे एक हो गया फन और फन। तो नुक्ता युक्त जो फन है उसका मतलब होता है हुनर या कौशल, और दूसरा जो फन है वो जैसे नाग का फन होता है उसके लिए है, प्रयोग किया गया है। तो इस तरह हिंदी और अरबी फारसी की शब्दों की बात करें तो उनके उच्चारण को, साथ ही उनके सही अर्थों को समझने, दर्शाने के लिए नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से आप लोगों ने जाना नुक्ता के विषय में। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए अंग्रेजी ध्वनि या आगत ध्वनि, जैसे मैंने अभी कहा था कॉलेज की बात करते हैं, जो कि अर्ध चांद की तरह होता है। और सही उच्चारण देखिए, यहाँ पर लिखा है डॉक्टर है, कॉफी है, डॉग, ये सब। तो इन सब को हम देख रहे हैं। आइए समझते हैं बेटा इसको। अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों का सही सही उच्चारण देने के लिए देवनागरी में लिखते समय अब अ अर्धचंद्र का प्रयोग होता है, जिसे आगत स्वर कहते हैं या फिर अंग्रेजी से प्रभावित स्वर कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। जैसे अभी मैंने कहा कि कुछ किसी बच्चे से मैंने पूछा कि और बेटा आजकल क्या कर रहे हो, तो मैम मैं आजकल लॉ कर रहा हूँ। तो किसी क्षेत्र में बच्चे उसको कह देते हैं कि मैम हम ना ला कर रहे हैं, ला। और कहीं के छात्र कहेंगे हम लो कर रहे हैं। बेटा क्या कर रहे हो बेटा? मैम लो कर रहे हैं। तो ना तो इसका उच्चारण ला है ना लो है, बल्कि सही उच्चारण क्या है? लॉ। ये अ की ध्वनि निकलती है, साउंड जो है वो किसकी है? अ की है। तो ये ध्यान आप लोगों को रखना है। जैसे ना तो कॉलेज होता है ना तो कॉलेज होता है, ना तो डॉक्टर होता है ना ही डॉक्टर होता है। तो कॉलेज, डॉक्टर। तो उच्चारण में फर्क है, और शुद्ध उच्चारण के लिए इन ध्वनियों का ज्ञान होना परम आवश्यक है, तभी आपका उच्चारण शुद्ध हो सकता है। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं बेटा। आते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन, इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, या एक सामान्य सी भाषा में आप लोगों को समझा देती हूँ। जब समान ध्वनि वाले दो व्यंजन एक साथ आ जाए, जिनमें से पहले वाला व्यंजन आधा और दूसरा वाला पूरा हो, तो उसे ही कहा जाता है द्वित्व व्यंजन। साधारण शब्दों में समझाऊं तो जब सेम साउंड वाले ना दो लेटर्स एक साथ आ जाते हैं, जिनमें से पहले वाला लेटर आधा होता है और दूसरा वाला क्या होता है? पूरा होता है, उसे ही कह दिया जाता है द्वित्व व्यंजन। अब देखिए यहाँ पर परिभाषा यहाँ वर्णित है। जब किसी शब्द में किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब रेपिटेशन या फिर दोहराव, लगातार होती है, कॉमा, वहां द्वित्व व्यंजन होता है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली, यहाँ पे ल वर्ण की आवृत्ति हुई है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम अलग अलग उच्चारण की बात करें तो आधा च फिर पूरा च, ये आ गया। सज्जन आधा ज और पूरा ज। इसी प्रकार से पत्ता, बच्चा, और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो आज आप लोगों का एक गृह कार्य और है कि द्वित्व व्यंजन युक्त आप शब्द की एक सूची बनाएं और कम से कम 5 शब्द तो आप अवश्य लिखें। ठीक है बेटा, तो ये रहा आपका द्वित्व व्यंजन। और इसके साथ आज की जो कक्षा है वो संपन्न होती है, और यहाँ पर आज आप लोगों के वर्ण विचार का टॉपिक जो है वो समाप्त होता है। अगली कक्षा में संधि के साथ उपस्थित होती हूँ और देखेंगे, संधि समझेंगे और संधि के भेदों पर चर्चा होगी। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।